हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। संसाधन एवं विकास एक ऐसा चैप्टर है जो 2 से 6 मार्क्स तक प्रश्न पूछता है, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे बिहार बोर्ड की, चाहे एमपी बोर्ड की। तो हम 7वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसके पहले हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो मैं जो बोर्ड पर लिख कर लाऊंगा वो आपको बेहतर तरीके से दिखेगा, आप नोट कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न आता है। जैसे मृदा संसाधन क्या है, मृदाओं का वर्गीकरण लिखिए, तो उसमें आ जाएगा जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा। तो बहुत सारी मृदा के प्रकार हैं, उन मृदाओं की क्या विशेषता है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मृदा संसाधन क्या है, उसके बाद क्या समझेंगे, मृदाओं का वर्गीकरण समझेंगे। 6-7 प्रकार की जो मृदा है उसको भी हम समझेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे। तो आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, ध्यान से समझना है, आपको हर एक पॉइंट समझ आएगा। तो बात करते हैं मृदा संसाधन क्या है। देखिए मृदा संसाधन क्या है, इसके पहले आपने भूमि संसाधन पढ़ा था, तो अब यही है, संसाधन ही है, बस मृदा संसाधन है। तो आप याद रखना, संसाधन क्या हमने पढ़ा था, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है, तो अगर मृदा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी तो वही है मृदा संसाधन। अब मृदा कौन सी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, मृदा मानव की कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, जरा आप खुद से सोचिए। कृषि के लिए, खासकर कृषि के लिए, तो कृषि मृदा में क्या होता है, मृदा में हम फसल उत्पादन करते हैं। मृदा नहीं होगा तो फसल कैसे उत्पादित करेंगे, तो कृषि के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, मृदा जब मानव की आवश्यकताओं के यानी विशेषकर कृषि उत्पादन की पूर्ति करती है तो मृदा संसाधन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना मृदा संसाधन की परिभाषा क्या है। मृदा जब मानव की आवश्यकताओं की विशेषकर कृषि से संबंधित, विशेषकर कृषि उत्पादन की पूर्ति करती है तो उसे हम मृदा संसाधन कहते हैं। तो बहुत ही इजी परिभाषा है, मैंने कुछ भी नहीं रटवाया है। और ध्यान से देखना, अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये हर यूट्यूब पे देखेंगे तो बस केवल मृदा संसाधन पढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा डीप में यहाँ पर कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम टाइम में लिख पाएं, आपको याद रहे, आपको रटना ना पड़े। तो ध्यान देना, मृदा का निर्माण चट्टानों की अपक्षय से तापमान, जल, हवा और जीवों की क्रिया से होती है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण देखिए चट्टानों की अपक्षय से होता है। जैसे आपने सुना होगा, ये बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जब यही चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं, इसी को कहते हैं चट्टानों का अपक्षय हो रहा है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहला चट्टानों के अपक्षय से, दूसरा क्या है, ध्यान से देखना, तापमान, जल, हवा और जीवों की क्रिया से होती है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो तापमान से भी होती है, जल से भी होती है, हवा से भी होती है और जीवों की क्रिया से भी होती है। तो क्या ये बात याद आया क्या, मैंने अभी आपको सिर्फ यही बताया कि मृदा संसाधन क्या है, उसके बाद मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखिए मृदा का निर्माण होता है, लेकिन ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत जल्दी नहीं होता कि 1 साल में मृदा का निर्माण हो गया। अभी यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस लिखा हूं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, चट्टानों के अपक्षय, यानी चट्टानों का अपक्षय होता है। ये एक बड़ा चट्टान है, यही जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा टूटकर, इसी को कहेंगे चट्टानों का अपक्षय हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, चट्टानों का अपक्षय, फिर यही जो छोटा छोटा टुकड़ा है फिर और भी छोटा छोटा टुकड़ों में विभाजित होगा, यही जो टुकड़ा है और भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, फिर हम इसे कहेंगे चट्टानें छोटे कणों में टूटती हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा चरण हो गया चट्टानें छोटे कणों में टूटती हैं। तो क्या आपको समझ आया क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, और छोटू थोड़ा दीवार से मत उठकर बैठो। तो दूसरा मैंने चरण बताया आपको। अब तीसरा चरण क्या है, कंकड़ से बारीक कण, फिर इससे भी बारीक कण होगा, इससे भी छोटा छोटा कण होगा, यानी कंकड़ से भी बारीक कण होगा। ये हमारा तीसरा चरण हो गया। अब क्या होगा, तीसरे चरण के बाद होगा ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस आपने नाम सुना है, नहीं सुना है तो मैं बताता हूं। देखिए ह्यूमस और कुछ नहीं होता, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते हो गए, मृत जीव जंतु हो गया, जैसे कोई जीव जंतु मर गया है और पेड़ पौधे के पत्ते हो गए, कोई सूक्ष्म जीव हो गया, ये सब सड़कर ना ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ये सब सड़कर क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो चौथा चरण हो गया मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में क्या हो गया, ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस के निर्माण के बाद भी मृदा नहीं बना, उसके बाद एक और चरण है, क्या है, ह्यूमस जल वायु मिलकर मृदा बनाते हैं।
तो अब क्या होगा लास्ट चरण? लास्ट चरण होगा ह्यूमस मिलेगा, जल मिलेगा, वायु मिलेगा, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? मृदा बनाएंगे। तो आप देखिए सॉइल कितना चरणों में, कि कैसे कितने चरणों में बन रहा है। और हम कहते हैं कि मृदा बहुत जल्दी बन जाएगा। भाई मृदा बहुत आसानी से नहीं बनता है, आपको याद रखना। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अभी आपको क्या याद रखना है? बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मृदा संसाधन क्या है। तो मैंने यही बताया, खासकर जब कृषि उत्पादन से संबंधित आवश्यकता पूर्ति होती है, वही है मृदा संसाधन। मतलब जब मिट्टी कृषि उत्पादन से संबंधित कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है, वो हो गया मृदा संसाधन। मृदा संसाधन का निर्माण विभिन्न चरणों में होता है और ये चरण है चट्टानों के अपक्षय। सबसे पहला चरण है अपक्षय, दूसरा है चट्टानें छोटे कणों में टूटती हैं। वो जो चट्टानों का अपक्षय हुआ, वे जो अपक्षय हुआ है और भी छोटे छोटे कण में टूटते हैं, फिर और भी छोटे कण में टूटते हैं, फिर ह्यूमस का निर्माण होता है, फिर मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझ आई कि नहीं? ये आपको मुझे लगता है अभी तक कोई बताया नहीं होगा। पूरे YouTube पर आपको ढूंढ लेना, सिर्फ यही बताएंगे मृदा संसाधन क्या है और उसके बाद मृदा का वर्गीकरण। मैं मानता हूं कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये अगर चरण नहीं भी पूछा तो ये ही अगर पूछेगा, लेकिन अगर आप ये चरण याद रखेंगे ना, ये आराम से याद आ जाएगा, ये आराम से एग्जाम में बैठेंगे याद आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम पढ़ें बिना रट्टा वाला, जो हम रट कर पढ़ते हैं उसको छोड़कर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़ें, तो वो आगे तक काम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मृदा संसाधन समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। देखेंगे कि मृदाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार में मृदाओं को बांटा गया है। जैसे जलोढ़ मृदा, आपने नाम सुना है जलोढ़ मृदा। उसके बाद क्या होता है, काली मृदा हो गया, जो कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है। उसके बाद लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सब है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम आते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों बात करते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं उनका नाम लिख देता हूं, फिर एक एक मृदा को उठाएंगे, अच्छे से देखेंगे उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके कितने प्रकार हैं, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ, सबसे पहला हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो पहला प्रकार क्या हो गया मृदा का? जलोढ़ मृदा हो गया पहला वर्गीकरण। अच्छा, इसमें भी होता है बांगर और खादर, इसमें भी इसके प्रकार होते हैं बांगर और खादर। इसे भी आप थोड़ा सा माइंड में रखना, अभी रखना। अभी आपको समझ नहीं आया बांगर क्या है, खादर क्या है, जलोढ़ मृदा क्या है, अभी बस केवल मैं जितना बता रहा हूं आप उतना दिमाग में रखना। उसके बाद एक मृदा आ जाएगा काली मृदा, इसके बाद क्या आ जाएगा? काली मृदा। उसके बाद हमारा एक मृदा आ जाएगा लाल व पीली मृदा। अच्छा, लाल व पीली को साथ ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लगभग इनकी विशेषताएं मिलती जुलती रहती हैं, इनकी विशेषताएं मिलती जुलती रही हैं। तो आपको ये बात याद रखना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, इसकी क्या विशेषताएं हैं थोड़ी हम देखेंगे। उसके बाद एक और आ जाएगा पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। उसके बाद हमारा एक और आ जाएगा मरुस्थलीय मृदा। तो इतने प्रकार हैं मृदाओं के, इतने प्रकार हैं मृदाओं का, ये वर्गीकरण है। सबसे पहला क्या? जलोढ़ मृदा, इसके भी बांगर और खादर प्रकार में हो जाएगा। उसके बाद काली मृदा, उसके बाद लाल व पीली मृदा, उसके बाद लेटेराइट मृदा, उसके बाद पर्वतीय मृदा, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा। तो आपको ये याद हुआ ना। अब हम आते हैं जलोढ़ मृदा पर। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। हो टेक्नोलॉजी, इधर देखो, इधर जलोढ़ मृदा पढ़ रहे हैं। तो जलोढ़ मृदा को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा क्या है। देखो जलोढ़ मृदा की परिभाषा की अगर बात करें तो जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है वही जलोढ़ मृदा है। आप यहां समझना, जैसे मान के चलो ये एक नदी है, ठीक है, ये बह रही है, ये इधर साइड बह रही है, लेकिन इसके बहने के साथ जो ढाल पर बह रही है, अगर यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे कण भी इसके साथ बहते हुए यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है, कोई मुहाना है वहां आकर इकट्ठा हो गया, ऐसे बहुत सारा मृदा इकट्ठा हो गया, तो वही है जलोढ़ मृदा। और यहाँ मैंने परिभाषा भी लिखा है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई और जमा की गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें बताओ मैंने क्या आपको रटवाया? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई और जमा की गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। आपको ये समझ आया कि नहीं? अब इसे बात करते हैं, इसका और भी नाम है, इसका सिर्फ एक नाम नहीं है कि जलोढ़ मृदा, इसके और भी नाम है। जैसे इसे कांप, इसे क्या कहते हैं? कांप, कछारी, या कहते हैं दोमट। कांप, कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा याद रखना, जलोढ़ मृदा को कांप, कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकारों की। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है बांगर, उसके बाद दूसरा है
खादर। यहाँ पर एक पॉइंट बच गया है, तो आप याद रखना कि जो जलोढ़ मृदा है ना, यह देश के पूरे 40% क्षेत्र पर है। मतलब इस मिट्टी का विस्तार लगभग 40% क्षेत्र पर है। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है? 40% क्षेत्र पर है। अगर एमसीक्यू में पूछे जलोढ़ मृदा का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है, लगभग 40% क्षेत्रफल पर है, तो आपको याद रखना। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला है बांगर और दूसरा है खादर। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। यहां पर मैंने लिखा है, देखिए बांगर जो है वो पुरातन जलोढ़ मृदा है। बांगर क्या है? पुरातन जलोढ़ मृदा है, जो नदियों के बाढ़ से थोड़े ऊंचे भाग पर पाई जाती है। मैं अभी आपको समझाता हूं, देखना। हर साल नदी में बाढ़ आता है, पानी आती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 5 या 6 साल में ही बाढ़ आता है। मान के चलिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अगल बगल के, ये जो अगल बगल के क्षेत्र है, यहाँ पर 5 या 6 साल के बीच में ही बाद ही यहाँ पर नदी का पानी आता है। तो इसके साथ जलोढ़ मृदा 5-6 साल बाद ही पहुंच पाती है। तो क्या है? यही है कि बांगर मृदा, मतलब जो पुराना जलोढ़ मृदा है, जो पुराना जलोढ़ मृदा है, जो नदियों के बाढ़ से थोड़े ऊंचे भाग पर पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, मतलब बहुत कम ही बाढ़ का जल पहुंचे, उसे कहेंगे बांगर मृदा। क्या कहेंगे? बांगर मृदा। तो जलोढ़ मृदा का एक प्रकार हो गया बांगर मृदा। और एक इंपॉर्टेंट बात, खादर मृदा है इसके विपरीत। अभी जो आपने बांगर मृदा समझा कि जहां पर नदियों का पानी बहुत, जहां ऊंचा भाग है, वहां नदियों का पानी बहुत कम पहुंच पाता है, यानी पुरातन जलोढ़ मृदा है, तो पुरातन जलोढ़ मृदा को ही बांगर मृदा कहेंगे। उसके बाद क्या है? खादर। खादर बिल्कुल इसके उल्टा है, यह नई जलोढ़ मृदा है। तो आपको याद रखना, खादर जो है यह नई जलोढ़ मृदा है। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां नदी का पानी हर साल पहुंचता रहता है। ये नदी के पास वाले क्षेत्र हैं, नदी के पास वाले क्षेत्र हैं, ढाल वाले क्षेत्र हैं, जहां नदी का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। तो ये हो गया खादर जलोढ़ मृदा। इजी था कि नहीं, आप बताना। उसके बाद नदी के बाढ़ मैदानों में हर वर्ष जमा होती है। तो ये बहुत इजी था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा बांगर और खादर जलोढ़ मृदा के प्रकार। इसके बाद आता है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम आते हैं जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया मृदा संसाधन और मृदाओं का वर्गीकरण में पहला जलोढ़ मृदा। अब हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो हम बात करते हैं विशेषताओं की। यहाँ पर 4-5 विशेषता है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा। तो सबसे पहले आपने पढ़ ही लिया है कि यह भारत के कितने भाग क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अब बात करते हैं, यह भारत के सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है। तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है? वहां पर आपने 40% भाग पर पढ़ा था, आप यहाँ पे सिर्फ एक लाइन जोड़ दीजिए, यह भारत के सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है। अच्छा, इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के मैदान मुख्य क्षेत्र है। तो जहां गंगा नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये जलोढ़ मृदा के मुख्य क्षेत्र हैं। ये जलोढ़ मृदा के मुख्य क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य भारत के अन्य जगहों में जलोढ़ मृदा नहीं है, लेकिन ये जो 3 क्षेत्र हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के मैदान वाले, ये मुख्य क्षेत्र वाले भाग हैं। अब बात करते हैं इनमें फसलों के लिए क्या चीजें हैं। तो इनमें फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरिक अम्ल, यहाँ पर आप देखिए इसमें पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इसमें आपको याद रखना, पोटास, चूना और फास्फोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद हम चौथी विशेषता की बात करें तो आप याद रखना, इसमें अपेक्षातया, मतलब अन्य जो मृदा है, काली मृदा, लाल पीली मृदा, उनकी अपेक्षा इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यहाँ पर देखिए, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा अपेक्षातया कम होती है। मतलब अन्य मृदाओं की तुलना में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो ये भी पॉइंट याद हुआ कि नहीं? मैंने कुछ भी नहीं रटवाया, बस मैं समझा रहा हूं आपको, और इस समझते हुए क्रम में आपको याद भी हो जाएगा। याद करने पर जोर नहीं देना है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथी विशेषता। तो चौथी विशेषता याद रखना, ये बहुत ही बारीक होती है
और बारीक रहेगी तो मुलायम होगी। अगर ये मिट्टी बारीक होती है तो बारीक होगी, मुलायम होगी, और जब मुलायम होगी तो आसानी से जोती जा सकेगी। तो यह बहुत ही मुलायम होती है और आसानी से जोती जाने वाली होती है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो याद रखना, गेहूं, धान, गन्ना, जूट, दालें, तिलहन तथा सब्जियां आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें लगभग सभी प्रकार की जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं हमारा लास्ट विशेषता, उसके बाद काली मृदा आ जाएगा जो हम कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो याद रखना, नदी के ऊपरी भागों में कण अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, जबकि निचली मैदानों में बारीक गाद अधिक मिलती है। जलोढ़ मृदा का जो ऊपरी, नदी का ऊपरी भाग है, वहां पर जलोढ़ मृदा के जो कण होते हैं वो थोड़े से बड़े मिलेंगे आपको, अपेक्षाकृत मोटे मिलेंगे आपको। लेकिन जो निचली मैदान है, नदी के निचली मैदान वाले भागों पर, नदी के आसपास वाले भागों पर, वहां पर बारीक गाद अधिक देखने को मिलता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 6-7 विशेषता बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है। और इसके पहले हमने पढ़ा मृदा संसाधन, फिर देखा हमने कि मृदा का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है। वो जो भी चरण है हमने देखा, चरण को एक साथ, सबसे पहले चट्टानों का अपक्षय होता है, आदि आदि हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं, नए विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। और कमेंट में बताना आपको समझ आया कि नहीं। अगर नहीं समझ आया तो आप बताइए, मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदलूंगा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।